गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? तो कल जहाँ हमने ख़त्म किया था कि फंडामेंटल क्यों है, बस एक बात इसमें और जोड़ दें कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है और फंडामेंटल क्यों है, इस बात से भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट? मूल अधिकार की प्रकृति। मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? अब देखो, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इट मीन्स फर्स्ट, ये बाध्यकारी है, इनफोर्सेबल है। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट मीन्स इट इज अ इनफोर्सेबल, बाध्यकारी है। बाध्यकारी मीन्स इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इनफोर्सेबल का मतलब है इफ समबडी इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, अगर हमारे मूल अधिकार का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया गया, अगर हमारे मूल अधिकार का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया गया, इस बात को बाकायदा हम न्यायालय में ले जा सकते हैं और न्यायालय इसे लागू कराएगा। उसके द्वारा क्या होगा कि जुडिशरी या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय राज्य को कमांड करेगा और राज्य को आदेश देगा, राज्य को कमांड करेगा, इन मूल अधिकारों को लागू किया जाए। और अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि मूल अधिकार के खिलाफ है, कोई भी ऐसा लॉ है, तो उस लॉ को ध्वस्त कर देगा। उच्चतम न्यायालय उस लॉ को समाप्त कर देगा, उस लॉ को खत्म कर देगा। लेकिन आप देखते हो, एक खास बात है, जब कोई लॉ बनता है तो लॉ का मतलब एक लाइन थोड़ी होता है। लॉ वैसा होता है जैसे आपका नोट्स है, एक लॉ के 10 सेगमेंट होते हैं। अब कभी आजकल गूगल का ज़माना है, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट निकाल के देखो, कोई भी लॉ बन गया हो जिसे एक्ट कहते हैं, गूगल पे जाके देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उस एक्ट के 500 क्लॉजेस होंगे, 100 क्लॉज होंगे, मतलब उसमें एक क्लॉज सब क्लॉज। अब जरा सोच के देखो, फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल है, बाध्यकारी है, इसका मतलब क्या है? एक तरफ हमारा आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये आईटी एक्ट बना और मान लो इसके 100 क्लॉजेस हैं, 100 सेक्शन है, और इस आईटी एक्ट के अगर 100 सेक्शन है, इसी का एक सेक्शन है 66A, वो खिलाफ जाता है आर्टिकल 19 के, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अगर देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल है, इसका मतलब है कोर्ट इसे इन्फोर्स कराएगा पुलिस के थ्रू, राज्य के थ्रू, और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा, दैट विल बी स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या पूरा लॉ खत्म कर दिया जाएगा, या लॉ का वो सेगमेंट जो फंडामेंटल राइट से टकराता है? जरा सोच के देखने की बात है कि अगर फंडामेंटल राइट से टकराने वाला सेगमेंट खत्म होगा या सारा सेगमेंट खत्म हो जाएगा? आंसर है ओनली 66A विल बी डिस्ट्रॉयड, ये समाप्त होगा, पूरा एक्ट समाप्त नहीं होगा, ये सारे 99 सेक्शन वो बने रहेंगे। केवल एक सेक्शन जो फंडामेंटल राइट खिलाफ आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा, और इसे कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को क्या कहा? पृथक्करणीयता, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी। फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट बचाता है, और अगर कोई लॉ इन्फोर्सेबल का मतलब है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होगा। यह हमने आर्टिकल 19(1) की 1 क्लॉज ए की बात की है, जो आगे आपको बता भी देंगे। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करेगा, लेकिन अगर एक सेगमेंट लॉ का वायलेशन करेगा तो पूरा घर ध्वस्त नहीं किया जाएगा,
मतलब इंक्रोचमेंट, जैसे आपने देखा होगा हमने घर बना लिया, घर हमने बना लिया सड़क पे, एक कमरा इंक्रोचमेंट है, पूरा सड़क को कवर करता है, तो बुलडोजर एक कमरे को गिराएगा, पूरे घर को नहीं गिराएगा। भाई हमारा केवल एक ही कमरे ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंक्रोच किया है तो केवल एक कमरा गिरेगा, पूरा घर नहीं गिरेगा। दैट इज नोन एज ये सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस प्रिंसिपल को उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, दैट इज नोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक पृथक करने का मतलब अलग करना, पृथक्करणीयता, अलग करने का सिद्धांत। तो ये बताता है फिर फंडामेंटल, फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल सभी लॉ के ऊपर है, फंडामेंटल सरकार के ऊपर है, यही फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट्स लॉ के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। और पृथक्करणीयता किसके बीच में अलगाव, पृथक्करणीयता का लो, अलगाव को लो, विभाजन कह लो, एक ही मतलब है, सेपरेबिलिटी, सेपरेशन, डिवीजन। तो सेपरेशन डिवीजन किसके बीच में, वो सेगमेंट जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है जिसमें 66A है, और वो सेगमेंट जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है उसमें सेपरेशन किया जाएगा। सेपरेशन यानी हम सेपरेशन करेंगे किस घर से रोड का इंक्रोच किया गया है और किस घर से रोड का इंक्रोचमेंट नहीं है, दैट इज अ सेपरेशन, दैट इज नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और यही ये फंडामेंटल क्यों है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट जो बताने की बात है कि फंडामेंटल राइट इन नेचर क्या है, इनफोर्सेबल है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा, इनफोर्सेबल का मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है वो लॉ ध्वस्त हो जाएगा, दैट इज इनफोर्सेबल। देखो एक चीज होती है जो मॉरल होती है कि आपको मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट चाहिए की बात नहीं करता, ऑट टू की बात नहीं करता, फंडामेंटल राइट मिलेगा सबको, इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। और देखो अब जरा देख लो, उसके बाद दूसरी बात होती है, हमारे यहाँ दो प्रकार के लॉ है, अब जरा सोच के देख लो, जब फंडामेंटल राइट लॉ के कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता, तो हमारे यहाँ जो विधि है, कानून है, वो दो प्रकार के कानून है। पहला कानून जो 26 जनवरी 1950 के बाद बना, यानी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे जितने पार्लियामेंट ने लॉ बनाए, दैट इज आफ्टर 26 जनवरी, दैट इज 1950। तो हमारे दो प्रकार के लॉ है, एक तो पार्लियामेंट ने 26 जनवरी 1950 को लॉ बनाया, लेकिन आप जानते हो कि हमारे दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे, अंग्रेजों ने भी तो कानून बना रखा था, अंग्रेजों ने कानून बना रखा था। और 26 जनवरी 1950 जैसे मान लो कि इंडियन पीनल कोड या हमारे यहाँ जेल एक्ट, तो हमारे तमाम ऐसे कानून हैं कि 1860 के हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब जो समाज पंजीकरण एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो तो 1860 का है। यानी ऐसे भी कानून हमारे यहाँ है 1899 के प्रिजन्स एक्ट, जेल के अधिनियम। यानी हमारे दो प्रकार कानून है। तो आप कह रहे हो फंडामेंटल राइट लॉ के खिलाफ जाता है, और कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है, जो ऐसा लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले बना, उसको हम क्या कहें, जो लॉ हम कमेंसमेंट के पहले बना उसको क्या कहें, दैट इज ए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पूर्व संवैधानिक विधियां। ऐसा लॉ जो संविधान लागू होने के पहले बना, पूर्व संवैधानिक विधियां। तो आप जानते हो ऐसे लॉ को संविधान लागू होने के पहले बनाया किसने, अंग्रेजों ने। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो अंग्रेजों ने बनाया, संविधान लागू होने के पहले बनाया। तो सवाल है उनका फंडामेंटल राइट से टकराट हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये जो लॉ है फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो समाप्त हो जाएगा, इसमें तो सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होगा, 1950 से पहले बना हुआ लॉ क्या होगा,
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, तो ये क्या होगा, आच्छादन का सिद्धांत। पूर्व संवैधानिक विधियां क्या होंगी, आच्छादित हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा। पूर्व संवैधानिक विधियां आच्छादित, आच्छादित का मतलब ढक लेना, इक्लिप्स। इक्लिप्स कौन आच्छादित करेगा, फंडामेंटल राइट। किसको, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को। कौन आच्छादित करेगा, मूलाधिकार। किसको आच्छादित करेगा, फंडामेंटल राइट को। इसलिए मूल अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि पार्लियामेंट्री एक्ट से या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। इसे ही हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट किसी भी कानून से बड़ा है, वो चाहे कानून आज़ादी के पहले का बना हो। अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो भी मरेगा। इसका मतलब है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये क्या है, राफेल है। राफेल तेजस से टकरा जाएगा तो राफेल ही जीतेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हार्ले डेविडसन है। अब हार्ले डेविडसन को हीरो होंडा से टकरा दोगे तो जीते कौन, हार्ले डेविडसन। दैट इज द पॉइंट। तो फंडामेंटल राइट इसीलिए फंडामेंटल राइट है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट सभी लॉ से ऊपर आता है। इसका मतलब अब आप देखोगे कि हमारे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि पहला वो इन्फोर्सेबल है, पहला वो बाध्यकारी है, पहला वो इन्फोर्सेबल है और किसी के भी खिलाफ इन्फोर्सेबल होगा। वो चाहे कोई भी एक्ट हो, चाहे संसद के द्वारा निर्मित विधि हो और चाहे पूर्व संवैधानिक विधि हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, चाहे कोई सामान्य अधिनियम हो, चाहे कोई पूर्व संवैधानिक विधि हो, इन सबको ढक देगा, इन सब के खिलाफ जाएगा फंडामेंटल राइट। चाहे पूर्व संवैधानिक विधि हो, इस सब के खिलाफ जाएगा फंडामेंटल राइट। इसलिए आप देखोगे ये बाध्यकारी है, लेकिन फंडामेंटल राइट बाध्यकारी ही नहीं है, जस्टिसिएबल है। ये क्या है, वाद योग्य भी है, ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब होता है वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो हम उच्चतम न्यायालय में याचिका ले जा सकते हैं। आई कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। इसीलिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है। इसलिए आप जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, आप जरा सोच के देखियो कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। एक तरफ 1860 का कानून है, उससे भी बड़ा फंडामेंटल राइट है। एक तरफ पार्लियामेंट्री एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, उससे भी बड़ा फंडामेंटल राइट है। एक तरफ पार्लियामेंट है, उससे भी बड़ा फंडामेंटल राइट है। यानी फंडामेंटल राइट नहीं है ये दोस्तों, बुर्ज खलीफा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा का मतलब उससे बड़ी बिल्डिंग कल्पना आप नहीं कर सकते। कल्पना तो कर सकते हैं, फिलहाल बनी नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का बुर्ज खलीफा है। तो आप याद रखो, फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट्री एक्ट से बड़ा है। फंडामेंटल राइट पूर्व संवैधानिक विधि 1860 यानी 26 जनवरी 1950 के पहले बनी की विधियों क्या कहेंगे, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां। अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो, ये फंडामेंटल राइट का मतलब फंडामेंटल राइट क्यों है। अब हम फंडामेंटल राइट की शुरुआत करेंगे। अब हम फंडामेंटल राइट की शुरुआत करेंगे। अब जरा सो, अब अच्छा अभी तो किसी ने, अच्छा याचिका मीन्स पिटीशन, ठीक है। अब मुझे लगता है सर नोट्स कैसे बनाएं क्लास का। तो देखो नोट्स का मतलब है एक एक फंड से जिस हेडिंग में हम यूज़ कर रहे हैं कि फंडामेंटल फंडामेंटल क्यों है, एक पेज में लिख के पॉइंट बना लो। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। तो मुख्य से फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब जरा आगे बढ़े। अब किसी ने कहा है सर
क्या फंडामेंटल राइट के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं? देखो बच्चों, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, सामान्यतः हम हाई कोर्ट ही जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि अंडर आर्टिकल 32 केवल हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में 32 में नहीं जाते। हाई कोर्ट में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 226। अब हम आएंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर देयर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को बचाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाते समय उसने दो सिद्धांत भी बता दिया। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ पृथक्करणीयता, सेवरेबिलिटी का सिद्धांत, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। तो जैसे आप देखोगे सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, लूनर इक्लिप्स के समय क्या होता है कि होता क्या है, सूरज ढक जाता है, सूरज खत्म थोड़े होता है। इसलिए जो लॉ ढका जाएगा, इक्लिप्स किया जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो कोमा में चला जाएगा। और जैसे आप देखो इक्लिप्स खत्म होता है, सूरज फिर लाइट में आ जाएगा, यानी ये विधियां समाप्त नहीं होंगी। बोले आप कहेंगे सर समाप्त क्यों नहीं होगा, खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाए? ढकने का क्या मतलब है? ढकने का इसलिए मतलब है, कोई हम लॉ बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हो सकता है कल के लिए कोई फंडामेंटलिस्ट रहे ही न। अगर वो फंडामेंटलिस्ट नहीं रहता तो वो जो ढका हुआ है लॉ, जो पूर्व संवैधानिक विधि है, वो फिर से अपने इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। और किसी ने पूछा कि सर पीटी और मेंस का टॉपिक एक है। बच्चों टॉपिक एक है, तरीका अलग है। अभी हम आगे बढ़ने दो तो हम आपको बता देंगे पीटी मेंस को कैसे पढ़ें। अभी हम आगे बढ़ने दो, हम बता देंगे। अभी एक बात समझने पे आप ध्यान रखो, टॉपिक बहुत अंतर नहीं है, टॉपिक तो पीटी मेंस के एक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर है। और जो इन्हें पूछा सर 226 और 32 में क्या डिफरेंस है, वेट जो ही हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, आपको बता देंगे। अभी देखो कि ज़्यादा हम विस्तार करेंगे, फिर बेसिक्स बातों से हम आगे भटक जाएंगे। तो आई विल टेल यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 226 एंड आर्टिकल 32। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी और फ्रीडम क्या अंतर, बस अब इसी पर आया, आर्टिकल 19 आएंगे बच्चों। बस अब हम शुरू करें कि पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला फंडामेंटल राइट, लाइक राइट टू इक्वलिटी। तो पहला फंडामेंटल राइट, देखो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार। जरा सोच के देखो, समानता, जब समानता, इक्वलिटी हमारे फंडामेंटली शुरू होता है, इक्वलिटी फिर लिबर्टी आती है। तो उसी में बच्चों ने पूछा लिबर्टी में हम आपको बता देंगे। और जरा देखो इक्वलिटी का मतलब क्या है, और अब फंडामेंटल राइट से पहला फंडामेंटल राइट क्या है, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में आर्टिकल 14 टू 18 है। अब जरा दोस्तों देखो इक्वलिटी का मतलब क्या है, फिर आर्टिकल 14 और हम 18 की बात करें। इक्वलिटी का पहला मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी का पहला मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, यानी समान व्यवहार। अब देखोगे इक्वल ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इस क्लास में सभी को एक जैसा नोट्स मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट है, यही इक्वल ट्रीटमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट कैसा है, सभी क्वेश्चन पूछने का राइट है, इक्वल ट्रीटमेंट है। तो दैट इज अ पॉइंट, इक्वल ट्रीटमेंट। समानता का, इक्वलिटी का सबसे बेसिक मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है विभेद का अभाव, लैक ऑफ, भेदभाव का अभाव, absence of discrimination, absence of discrimination। तो देखो इक्वलिटी मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, इसका मतलब है विभेद का भाव या विशेषाधिकार का भाव, absence of privilege।
absence of, lack of privilege, विशेषाधिकार का अभाव। तो जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी का बेसिक मीनिंग इक्वल ट्रीटमेंट है। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा सर ये बताओ इक्वलिटी का मीनिंग क्या है? अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट इक्वलिटी। इसलिए दोस्तों छुआछूत ये इक्वलिटी के खिलाफ है। पुरुष और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन इक्वलिटी के खिलाफ है। इसका सीधा सा मतलब है, इसीलिए देखो हमारे यहाँ क्या लिखा गया है? अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज द पॉइंट आर्टिकल 17 में लिखा गया है, अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस और एनी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। छुआछूत हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। इसलिए देखो आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है? छुआछूत मना कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बात ध्यान सुनने की है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जाति के आधार पर। मैं देखो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ कैसे सोसाइटी में रहा है, और किसी अभी विक्रम ने पूछा है सर समता समानता एक ही है। बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सब बित का जवाब मिल जाएगा, पर और सुन तो लो पहले। आजकल यही यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है, पहले सुनते नहीं, फटाफट पूछने लगेंगे, ये पूछ लेंगे। अरे मेरे बच्चे पहले सुन लो, उसके बाद जितना मर्जी खूब पूछना, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज इक्वलिटी। तो हकीकत की बात यह है, देखो इक्वल का मतलब है इक्वल, पहले बेसिक की मतलब पूरा मतलब नहीं है। और आईएसपीटी में ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, बेसिक सी बात है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि प्रैक्टिस क्या है? तो लैक ऑफ प्रिविलेज। लैक ऑफ प्रिविलेज का मतलब है, इसलिए देखो बच्चों आर्टिकल 18 में एक जमाना था जब हमारे यहाँ राजा महाराजा थे, कोई बड़े बड़े टाइटल हुआ करती थी, महाराजाधिराज, या टाइटल हुआ करती सर, लॉर्ड, अर्ल। कमाल की बात है। इसलिए व्हाट आवर फाउंडिंग फादर सेड दैट, हमारे संविधान माताओं ने कहा कि भैया न कोई सर है न कोई पूंछ है, ऐसा महाराजाधिराज। इसलिए दोस्तों इक्वल ट्रीटमेंट का सीधा मतलब है एक व्यक्ति एक वोट, वन पर्सन वन वोट। एक व्यक्ति एक वोट, ये वन पर्सन वन वोट है। दैट इज मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। अगर सोच के देखो, आधार कार्ड सबके एक है, वोटिंग राइट सबका एक है। आधार कार्ड एक है, वोटिंग राइट एक है। जरा सोच देखो, यही तो इक्वलिटी है। और मेरे बच्चों हमारे देश में कोई भी एनी बडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कितनी बड़ी बात है। देखो हमारे अगर ये आर्टिकल आप इक्वलिटी ना होता, ये फंडामेंटल राइट ना होता, तो कल के लिए द्रौपदी मुर्मू महोदय कोई कह देता कि भाई हाउ अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब विल होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन गया, ये कितनी बड़ी बात है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो बच्चों हमारे यहाँ इक्वलिटी है। इस अंग्रेजों के ज़माने जब थे तो उसमें जितने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेस थे, अच्छे अच्छे ऑफिसेस में कभी भी इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया। जितने भी अच्छे ऑफिसेस थे उसमें इंडियन को अलाउ नहीं किया गया। इंडियन क्या करते थे? केवल चाकरी के लिए, केवल छोटे मोटे काम करते थे। और आप देखो आज तो आज देखो इक्वलिटी है, एनीबडी कैन बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा थोड़े चीफ जस्टिस इंडिया के पिताजी जमींदार थे, ऐसा नहीं है। और एनीबडी कैन बिकम ए सिविल सर्वेंट। आप देख लेना कभी भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा, आईपीएस होगा, दे आर बिलोंगिंग टू वेरी हम्बल फैमिली, पता आप ही जैसे किसी सामान्य परिवार से आए हुए हैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है पहला इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट, और इक्वल ट्रीटमेंट कई मामलों में। बच्चों हमारे यहाँ जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ कितने लॉ है। हमारे यहाँ जरा सोच के देखो कैसे इक्वल ट्रीटमेंट होता है और कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब देखो हमारे यहाँ विच वन इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी? इज अ पार्लियामेंट। विधि बनाने की सबसे बड़ी संस्था क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है लॉ बनाती है, और पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट लॉ केवल एक फील्ड में नहीं, सब फील्ड में। अब कुछ एग्जाम्पल मान लो हम दे दे,
जैसे कि IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मान लो मोटर व्हीकल एक्ट, MB एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, जो भी कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब मान लो कोई भी एग्जाम्पल आप, जो भी आपके दिमाग में आ जाए वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ तक कि प्रिजन एक्ट, जेल का नियम, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। मान लो कि हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो भी कुछ आप चर्चा में चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, NDPS, ये कुछ एग्जाम्पल। हम भारत में तो मोर देन 1000 एक्ट है, NDPS एक्ट अलग है, और उसके बाद तो आर्म्स एक्ट है। ये सब ऐसे एक्ट हैं जो पार्लियामेंट ने बना रखे हैं। जरा सोच के देखो, ये सब ऐसे एक्ट हैं जो पार्लियामेंट ने बना रखे हैं, और एक खास बात है, ये एक्ट सारे लोगों पे एक समान लागू होते हैं, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। इसका मतलब हमारा एक्ट देखता नहीं कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब एग्जाम्पल आपको बता दें, अब देखो दोस्तों हमारे यहाँ, अब एक्ट के पीछे आपको बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। यानी हमारे विच वन इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज अ पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट का लॉ किसी परंपरा से, प्रथा से, धर्म से, सबसे बड़े हमारे यहाँ क्या होगा, एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब जरा देखो, अब NDPS एक्ट, अब बहुत एक्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान का बेटा इसी एक्ट में पकड़ा गया था। ये एक्ट ऐसा है जिसमें, इसका मतलब है, NDPS का मतलब है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोटोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो ड्रग तो एक्ट के बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है, आप ये मत सोचो कि एक्ट क्या है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इक्वलिटी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इक्वलिटी हमारे भारत में कैसे है। और जरा सोच के देखो, अगर हम कह रहे हैं इक्वलिटी मतलब है समान ट्रीटमेंट और भेदभाव का भाव, प्रिविलेज नहीं होगा, यही इक्वलिटी का बेसिक मतलब है। यद्यपि भी इक्वलिटी के मतलब को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब जरा सोच के देख लो, शाहरुख खान भाई, भारत में हाई प्रोफाइल व्यक्ति, इतने अमीर आदमी, उनके भी बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उनके पर आरोप था कि वो इस एक्ट के खिलाफ ड्रग कंजम्पशन उनका बेटा कर रहा है। तो बाद में छूट गए, उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट है। पुलिस आरोप लगा सकती है, पुलिस हमें हिरासत में ले सकती है, पुलिस हमें पेनलाइज नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति जेल में रहेगा नहीं रहेगा, अल्टीमेटली दैट विल बी डिसाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कोर्ट ऑफ लॉ ही बताएगा, लॉ बताएगा क्या होना क्या नहीं होना है, सरकार नहीं बताएगी। इसलिए बच्चों, अब जरा सोच के देखो, आर्म्स एक्ट, आपने ना संजय दत्त, बिल्कुल नाम सुना होगा आपने। संजय दत्त ने क्या थे, AK-56 रख लिया था। और ये कानून पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, पॉलिटी पढ़ना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे जो 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 लाइसेंस वाला आर्म्स नहीं होता वो गांव में रख लेते हैं, किसी दोस्त ने दिया, आप बहुत सारे यंगस्टर्स इस चक्कर में फंस जाते हैं। आप याद रखो, इलीगल आर्म्स रखना हमारे यहाँ, जिस आर्म्स का आपने लाइसेंस नहीं दे रखा है, तो अगर आर्म्स रखा हुआ है तो आप समझ लो बड़े घर जाने की तैयारी है। और कभी भी अगर खोपचे में आ गए तो फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आर्म्स एक्ट है ये, तो जरा सोच के देख लो, ये आर्म्स एक्ट है। तो आर्म्स एक्ट भी सबके लिए एक जैसा है क्या? संजय दत्त, जरा सोच, संजय दत्त के फादर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी बहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, फिल्मी दुनिया से बड़े थे, इसके बावजूद कोई उनको बचा नहीं पाया। यही है इक्वल ट्रीटमेंट। यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फॉरेस्ट, कोई भी जंगल को नुकसान पहुंचाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा राजा है महाराजा है क्या है। मोटर व्हीकल एक्ट, अब देखो, इससे अगर किसी के, यानी अंबानी भी अपना अगर व्हीकल चला रहे हैं, अंबानी ने भी किसी व्यक्ति को कुचल दिया तो वही पेनल्टी मिलेगी जो किसी ऑर्डिनरी ड्राइवर को मिलेगी। ये जरा सोच के देखो, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारे लॉ के सामने सभी बराबर। क्या उद्योगपति, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी वही है, सबकी हैसियत बराबर है। कोई सामान्य ड्राइवर है तो भी उसकी हैसियत
लॉ के सामने एक ही जैसी है। कोई बिजनेसमैन है, कोई क्रिकेटर है, कोई किसान है, सबकी हैसियत लॉ के सामने। अब वो पीएम, सीएम और डीएम ही क्यों ना हो दोस्तों, सबके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक ही कानून लगेगा। और अब देखो, मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो काले धन की हेराफेरी का चार्ज लगता है, ये सभी के लिए एक जैसा कानून है। तो जरा सोच के देख लो, अब कोई अंबानी के लिए भी कानून, आम आदमी के लिए भी कानून, दैट इज अ राइट टू इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ये फर्क ही नहीं पड़ता आप किस पद पे हैं, ये फर्क ही नहीं पड़ता आप किस पोजीशन पर हैं, किस पद पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, कितना पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब देखोगे कि जब कई बार बड़े हाई प्रोफाइल लोग जेल में जाते हैं, एक बार एक आईएएस ऑफिसर, झारखंड के आईएएस ऑफिसर जेल में गई, तो उन्होंने कहा कि जेल में बहुत मच्छर काटता है। जेल सबके लिए वही है, अब जेल मच्छर काटता है तो कोई क्या कहे। दैट इज इक्वलिटी। ये पहली बार है कि इक्वलिटी का राइट है, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अब जरा 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 देखो, लेकिन अगर सबके लिए जैसा लॉ होगा तो इक्वलिटी का मतलब है, लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों हमारे यहाँ। इसीलिए पहले बार आप आर्टिकल 14 में पढ़ोगे, अब आर्टिकल 14 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। यानी इनडायरेक्टली किसकी बात बताना चाहते हैं, आर्टिकल 14 की बात बताना चाहते हैं। अब आप कह रहे हो सर, अच्छा ये बात आपकी मैं समझ गया कि कोई भी अगर किसी कुचल देगा ड्राइविंग करते हुए, वो जेल जाएगा। कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा तो वो उसको दंड मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो मैटर नहीं करता कोई पीएम है, सीएम है, डीएम है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर प्रेसिडेंट के लिए भी, गवर्नर के लिए भी? ये बात आंसर आपको दे रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 14 मस्ट बी रेड आउट विथ आर्टिकल 361। इसलिए आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात कही जाती है तो आर्टिकल 14 में तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 14 इक्वालिटी का एक एक्सेप्शन आर्टिकल 14 नहीं बनाता, बल्कि आर्टिकल 14 का ये प्रावधान आर्टिकल 361 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तब आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट दिखेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस इक्वल ट्रीटमेंट के दो अपवाद हैं, देयर इज टू एक्सेप्शंस। इक्वल ट्रीटमेंट के अपवाद दो हैं, टू एक्सेप्शंस हैं, और पहला है, और अगर हम दो कह रहे हैं तो आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और गवर्नर, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये इक्वल ट्रीटमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल दो उल्लंघन है। और केवल दो का मतलब केवल दो, तीसरा नहीं, प्रेसिडेंट, पीएम नहीं, डीएम नहीं, सीएम नहीं। और हमारे यहाँ सीएम हमेशा जेल जाते रहे हैं, इंदिरा गांधी तक जेल गई हैं, नरसिंह राव को जेल के सामने प्रस्तुत किया गया है, कोर्ट के सामने। हमारे यहाँ जो एग्जम्पशन मिलते हैं, जो एक्सेप्शन मिलते हैं, वो कल प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 में, और जो व्यवहारिक एक्सेप्शन मिलता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो है राजदूत, डिप्लोमेट। तो आप जानते हो कि राजदूत को तो अलग कारण से एक्सेप्शन मिलता है। आप पूछो कैसा एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन, तो आपको बता दें बच्चों, अगर प्रेसिडेंट ने किसी गोली भी मार दी वाइल ही वाज होल्डिंग ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट का, देखो एक बच्चा कह रहा है अगर प्रेसिडेंट का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाए तो क्या उसे उच्चतम न्यायालय में बुलाया जाएगा? तो मेरे बच्चे, ये उच्चतम न्यायालय का मामला नहीं है। तो आप याद रखना, प्रेसिडेंट को उच्चतम न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहाँ बुलाया जाएगा? एक सामान्य न्यायालय में। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का अगर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा है तब तो पर्सनल लाइफ पे झगड़ा है भाई। देखो प्रेसिडेंट को आप याद रखो, कोई लॉ का उल्लंघन करता है तो हमारे प्रोसेस क्या है, पहले उसके खिलाफ एफआईआर होती है। अब मान लो कि किसी खिलाफ हमें मुकदमा करना है, पुलिस पहले पकड़ती है, अब पुलिस पकड़ेगी तो बाकायदा थाने में केस रजिस्टर्ड होगा, एफआईआर होगा, उसके बाद पुलिस उसकी जांच करेगी, पुलिस जांच करके चार्जशीट लगाएगी, वो चार्जशीट कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। लेकिन
प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ एफआईआर ही नहीं हो सकता। आप कहोगे 361 में ऐसा लिखा गया एफआईआर नहीं हो सकता? नहीं, आर्टिकल 361 में ऐसा नहीं लिखा गया है। क्योंकि मेरे बच्चों, आप याद रखो, किसी के खिलाफ भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई मामला चलने की पहली शर्त है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो। प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ एफआईआर कहाँ नहीं होगा? पहला, अब मान लो कि प्रेसिडेंट है और उन्होंने किसी की हत्या कर दी, तो भी एफआईआर नहीं होगा। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कोई प्रेसिडेंट गवर्नर क्यों करेगा? इतना गरिमा का पद है दोस्तों। और ये इनको एग्जामिशन दिया क्यों गया है? क्योंकि हमारे यहाँ इतने फर्जी किस्म के लोग हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको पता, आपके पड़ोसी को पता चल जाए कि आपको एग्जाम देने वाले हैं, तो फर्जी मुकदमा आपके खिलाफ कर देगा। झगड़ा उसका आपके परिवार के साथ है, फिर भी आप खिलाफ मुकदमा कर देगा। इस बात को बचाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रोविजन कर रखा है कि नहीं, प्रेसिडेंट, आप देखोगे जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने एमएलए हैं, उनके खिलाफ आधे मामले फर्जी हैं। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े क्रिमिनल हैं। आम आदमी को क्या लगता है, अरे यार ये तो बड़ा क्रिमिनल आदमी है, ऐसा आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आधे केस तो फर्जी है उसके खिलाफ, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से किए गए हैं। इसलिए आप देखोगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ क्या क्या एग्जाम्पशन है। प्रेसिडेंट गवर्नर पहला, इन नो केस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर वाइल दे आर होल्डिंग द ऑफिस। जब तक अपने पद पे रहेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, न उन्हें जेल भेजा जाएगा। और दूसरी बात, नो केस शैल बी कंटिन्यूड। अगर मान लो कि आज की डेट में कोई, आज की डेट में 7 नवंबर को कोई प्रेसिडेंट बन गया, उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था पिछले साल का, अब पानी है क्या? अब तो मान लो केस 1 साल पहले का है, केस 1 साल पहले का है, प्रेसिडेंट को 1 साल बाद बना, तो मामला डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। इसका मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक वो मामला नहीं चलेगा। अगर इस बात को ऐसे बता दें तो अब देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहाँ एग्जाम्पशन मिलता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो प्रेसिडेंट गवर्नर के दो काम है। पहला, उनके निजी जीवन से संबंधित कोई ऐसे कार्य है, या आप कह लो कि जो सिविल मामले हैं। अच्छा, न्यायालय में 2 प्रकार के मामले, सिविल, दीवानी। सिविल का मतलब है ऐसा कोई है जो वैवाहिक झगड़ा है, यानी मैरिटल डिस्प्यूट है। वैवाहिक विवाद क्या है? सिविल मामला। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या है? सिविल मामला। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल मामला है। या कह लो कि निजी संबंध का कोई भी झगड़ा, प्रॉपर्टी का, बच्चों के साथ कोई झगड़ा, पत्नी के साथ डिवोर्स का झगड़ा, तलाक का झगड़ा, ये क्या है? ये कोर्ट में ऐसे मामले हैं जिन्हें कहा जाता है दीवानी या सिविल। प्रॉपर्टी, मैरिटल डिस्प्यूट, ये सब सिविल मामले हैं। इनको कोर्ट में लाया जा सकता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोई एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों पत्नी के साथ तो झगड़ा होने का कोई एज होता नहीं, कभी झगड़ा हो जाए, लफड़ा हो जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हो गया, अब मान लो कि प्रेसिडेंट हो गया, उसका भाइयों के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हो ही सकता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट गेटिंग एग्जाम्पशन इन दिस वे। ये सिविल मामले में उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। सिविल मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। बस इतना है कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ कोर्ट में मामला लाना चाहता है, उसे 2 महीने पहले की नोटिस दी जाएगी। लेकिन अब आप देखोगे प्रेसिडेंट के दूसरे काम क्या है, जो आधिकारिक है, ऑफिशियल। आधिकारिक का मतलब है प्रेसिडेंट के ऐसे काम जो कि आधिकारिक हैं, ऑफिशियल है। आधिकारिक का मतलब है प्रेसिडेंट गवर्नर ने किसी को पार्डन कर दिया, दंड से क्षमा दे दिया,
प्रेसिडेंट गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, ये बाकायदा उनके ऑफिशियल काम है। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इन आधिकारिक कार्यों के लिए अब मान लो कि द्रौपदी मुर्मू महोदय ने किसी की डेथ पेनल्टी को क्षमा न किया हो और बाद में कोई कोर्ट में चला जाए कि नहीं भाई इनके खिलाफ हम मुकदमा कर रहा है, इन्हें डेथ पेनल्टी क्षमा क्यों नहीं किया, नो, नॉट एट ऑल, इन एनी कंडीशन। प्रेसिडेंट के आधिकारिक कार्यों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल का मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, गवर्नर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उनके खिलाफ उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। ये आर्टिकल 3C1 का एग्जम्पशन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। सिविल मामले में प्रेसिडेंट या गवर्नर कोर्ट में लाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ 2 month एडवांस नोटिस। अच्छा, बच्चे कह रहे हैंड राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अच्छा बच्चों, ऐसा है क्या? अच्छा, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छा लिखूंगा। वैसे मैं बोल भी देता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा तो कुछ सहायता मिलती होगी। अच्छा, मैं फिर कोशिश करूंगा कि भाई और अच्छा लिखूंगा। तो इनके खिलाफ प्रेसिडेंट को एग्जम्पशन है, जबकि बाकी लोगों के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रपति और गवर्नर पर सबसे बड़ा भी कुछ दिनों पहले एमपी का मामला था, व्यापम करप्शन हुआ था, व्यापम घोटाला। उसमें एक व्यक्ति चला गया हाई कोर्ट में, उसने कहा हाई कोर्ट ये कह दे, हाई कोर्ट ही कह दे कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट, नो नो नो, ही इज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट है और ये गवर्नर, ही इज अ गवर्नर। तो गवर्नर के खिलाफ कोई मामला कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, ऑफिशियल। और दूसरा एग्जाम्पल है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो हुआ क्या, उनके खिलाफ भी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में केस चल रहा था। वो उमा भारती के खिलाफ था, आडवाणी के खिलाफ था, कलराज मिश्रा के खिलाफ था। कलराज मिश्रा को कभी कोर्ट में नहीं बुलाया गया, क्योंकि कलराज मिश्रा का एग्जाम्पल दूसरा है। पहला, कलराज मिश्रा का एग्जाम्पल दूसरा है। इसका मतलब है राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी मामला न तो शुरू किया जाएगा न बना रहेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मामला न तो आरंभ किया जाएगा न तो आरंभ किया जाएगा। तो आरंभ का मतलब है कि मान लो कोई गवर्नर बना 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2023 को, तो मामला उसके बाद हमने फाइल किया, हमने कहा भाई कि इनके खिलाफ एफआईआर करना है, दैट इज नॉट परमिसिबल। न तो आरंभ किया जाएगा, नीदर इट सेल बी इंस्टीट्यूटेड, नॉट इट सेल बी कॉन्टिन्यूड, न ही कोई मामला बना रहेगा। तो कलराज मिश्रा के मामले में दूसरा एग्जाम्पल है, बना नहीं रहेगा। कलराज मिश्रा के खिलाफ ये आरोप 1992 का है। गवर्नर तो बाद में बने, 2014 के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद गवर्नर राजस्थान के बाद बने, और नहीं नहीं कोई मामला, नहीं कोई मामला बना रहेगा, न तो आरंभ किया जाएगा और न बना रहेगा। नीदर इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड नॉर इट शैल बी कंटिन्यूड। अगर कोई केस ऐसा है, इसका मतलब आप कहोगे सर ये तो अच्छा तरीका अपना लिया, आपने बता दिया किसी मर्डर को बचाना है तो सीधे उसे गवर्नर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो। हाँ, ये बात सच है। जरा सोच के देख लो, किसी के खिलाफ धारा 302 में, आईपीसी की सेक्शन 302 में मर्डर के चार्ज हैं, और अगर उसे आपने गवर्नर या प्रेसिडेंट बना दिया तो अब समझ लो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही रुक जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। ऐसा देखो, एक बात दोस्तों, कानून के साथ साथ एक बात होती है मॉरलिटी की, एक नैतिकता की बात होती है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी इस बात को ध्यान में रखेगा, इस बात को ध्यान रखेगा कि कम से कम ऐसी बात करते समय हमें ध्यान में रखें कि हम ऐसे काम न करें। इसलिए दोस्तों देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर को यह एग्जम्पशन दिया गया है जो किसी भी पर्सन को इंडिया में नहीं है, न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इंडिया में है। और ये गवर्नर ये किया क्यों गया? क्योंकि ब्रिटेन से इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, ब्रिटेन से तो हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं।
ब्रिटेन में कहावत है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि राजा कभी कोई काम नहीं करता, राजा कभी कोई काम नहीं करता। तो दोस्तों प्रेसिडेंट गवर्नर, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, काम करने वाले तो लोग और है, इन्हें क्यों फंसाया जाए? ये घर के दादा जैसे हैं, डम्बल डोर। यानी अब कभी आप पढ़ो, एक नॉवल है जो बच्चे खूब पढ़ते हैं आजकल, उसमें डम्बलडोर एक करेक्टर है। डम्बलडोर में ग्रैंडफादर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसे हैं, तो उनको बिला वजह किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट में क्यों फंसाया जाए? अन्यथा देखोगे पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट में अलग अलग लोगों को फंसा दिया जाता है, जो पावर में आता है दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है। और किसी बच्चे ने समझ ये कहा है कि क्या सिविल में एफआईआर हो सकता है? यस, सिविल केस में ऐसा हो सकता है, सिविल केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन सच मानो, सिविल केस में तो कोई पेनल्टी, सिविल केस में किसी को जेल नहीं भेजा जाता। सिविल केस में तो ठीक है, पैसे उसे लेन देन के मामला हल हो जाते हैं। क्रिमिनल केस में किसी को जेल भी भेजा जाता है, याद रखना। तो आधिकारिक कामों के लिए कभी भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे शैल नॉट बी अकाउंटेबल बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ कोई बात होगी ही नहीं। और क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही संभव नहीं है। इन एनी केसेस ऑफ इन एनी केसेस रिलेटेड टू क्रिमिनल, नो प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और शैल बी कंटिन्यूड। न तो शुरू की जाएगी ना बनी रहेगी, ये एग्जेप्शन दिया गया है। लेकिन अभी आप देखोगे, आज की न्यूज़ अब पढ़ना बच्चों, ये करंट अफेयर है, आज की न्यूज़ पढ़ना। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन है, 361 में एक्सेप्शन है, ये है। लेकिन एक प्रैक्टिकल भी अथवा दूसरी बात, आज केस के बताते थे करंट अफेयर कैसे, हम अच्छे से पहले पॉलिटी पढ़ते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। और मैं एक बता दूंगा, मेरी बुक भी है कि भारतीय ओरियन ब्लैक स्वान से आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, गूगल वगैरह पे जाके देखना होगी, उसको देख सकते हो। तो बिल्कुल कहानी जैसी चीज़ें लिखी गई हैं। तो दोस्तों बच्चों पहले आर्टिकल मत पढ़ो, कहानी जैसा पढ़ लो। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा, चीज़ें आपसे रिलेटेड है, उसका मैं कवर पेज भी आपको भी दिखा दूंगा। अब आप देखना कि हमारे यहाँ अभी एक न्यूज़ में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा पंजाब के गवर्नर के खिलाफ, तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। इन लोगों ने बिल को रोक रखा है। अब जरा सोच के देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अकाउंटेबल टुवर्ड एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट और गवर्नर कोर्ट ऑफ लॉ के लिए कभी अकाउंटेबल नहीं होंगे, तो फिर ये पिटीशन लाने का मतलब क्या है? इसकी क्यों ये बात है इसलिए आई कि बच्चों ये गवर्नर को पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को डील करने के लिए नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मिली हुई है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। इसलिए आप देखोगे पंजाब बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ कहा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नई जिम्मेदारी का निर्वाह किया। अब सर, हाँ हैरी पॉटर, यस हैरी पॉटर में ही डम्बलडोर है, किसी बच्चे ने भेजा भी है। तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जेल जाने के बाद वो ड्यूटी कर सकता है। देखो, अरे बच्चों, जेल जाने से कोई क्रिमिनल थोड़ी बनता है, अनलेस ही इज नॉट पेनलाइज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक कोई हमारे यहाँ न्यायालय के द्वारा दंडित ना हो, तो जेल तो कभी पुलिस उठा के किसी को जेल में भेज देगी। ऐसे जेल जाने से कुछ नहीं होता, तो ये बात ध्यान में रखने की है। तो और जरा सोचो, अब जरा इस बात को एक और देख लेंगे साहब, ये एक्सेप्शन तो इधर आ गया, और किसी बच्चे ने पूछा आईएएस पे फिर हो गई तो क्या उनको पद से हटा दी? ना ना, अरे बच्चों, अरे किसी को मैंने कहा जेल जाना अलग बात होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट हो जाना। अब हाँ, कोई करप्शन केस में अगर दोषी हो गया तब तो उसको नौकरी जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ। अब जरा देखो, अब हम दूसरी बात पर आ जाए कि आर्टिकल 14 का यानी इक्वल ट्रीटमेंट का पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पहला एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्रिमिनल मामले में लगता है, सिविल मामले में नहीं। तो क्लियर बात हो गई। और ये पिछली बार आईएएसपीटी में पूछा गया सवाल था कि संविधान में कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है
जो समानता का एक अपवाद बनाता है तो आर्टिकल 14 है। और आप देखोगे दूसरी बात, एक और प्रैक्टिकल इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रैक्टिकल छूट मिली हुई है एम्बेसडर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई बेस नहीं है, लॉ में कोई बेस नहीं है, लेकिन आप जानते हो इसके लिए हमने पहले तमाम ऐसे प्रोटोकॉल बना रखे हैं। अब दोस्तों, अगर अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ है तो अब हमारे कस्टम्स को, कानून को वो नहीं जानता। दैट इज पॉइंट, वी आर गिविंग सम एक्सेप्शन टू द एम्बेसडर ऑफ एनी कंट्री। तो जो एम्बेसडर होता है वो, उसको हम ऐसा छूट देते हैं। मान लो कि अभी आपने देखा होगा G20 की मीट इंडिया में थी, जो विदेशों में ड्राइविंग होती है वो होती है लेफ्ट साइड से, हमारे यहाँ होते हैं राइट साइड से। तो मान लो किसी एम्बेसडर ने, US के एम्बेसडर ने किसी व्यक्ति को सड़क पे कुचल दिया, उसको भारत के कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको उसके अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए एम्बेसडर ऐसा काम कभी करता नहीं, क्योंकि देश की बदनामी होती है। लेकिन ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है कि मान लो अगर ये प्रोटेक्शन एम्बेसडर को ना होता तो आज की डेट में रसिया में तो यूक्रेन का एम्बेसडर है, तो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन के एम्बेसडर को लेके पकड़ के तोड़ ताड़ देती है, मार मोड़ देती है। इसलिए ऐसा एग्जाम्पशन किया गया है। ऐसा एग्जाम्पशन दुनिया में हर जगह बनाया गया है कि अब देखो इजिप्ट में, मिस्र में इसराइल का एम्बेसडर है, लेकिन इजिप्ट की गवर्नमेंट इसराइल का एम्बेसडर कुछ भी नहीं कह सकती। अगर उनको लगता है कि अगर ऐसा कोई इनको प्रॉब्लम है तो वो उस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, वो उनके घर भेजा जाएगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अपने तरीके से काम करेंगे। तो किसी जब PM पे फिर होगा तो सर उसका हटा दिया जाए। अरे मेरे बच्चों देखो, अभी बल्कि आज दिल्ली में एक न्यूज़ भी आई है कि केजरीवाल जेल भी चले जाते हैं, जेल से ही शासन चलाएंगे। अरे जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे यहाँ कोई बंदी नहीं, दंड नहीं मिलता, उसको पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मॉरलिटी का मामला होता है, आपने एथिक्स पढ़ोगे, बाद में पढ़ा होगा आपने, एथिक्स कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो जिसके ऊपर कोई इतना बड़ा चार्ज लग गया, तो अब वो गवर्नमेंट को देख रहा है तो बड़ी खास बात है, तो बड़ा मुश्किल बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये एथिक्स का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ अलग है। लॉ कहता है कि अनलेस, अब देखो लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल के एक्सीडेंट के बाद रिजाइन कर दिया था। ये मॉरलिटी का मामला था ना, लॉ का मामला नहीं था। अब ये दोनों मामले अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अगर ऐसा मामला हो जाए और किसी ने PM की बात कही भी है तो PM के ऊपर ऐसा केस चल जाए तो उससे रिजाइन कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी बच्चे ने कहा CM जेल में जा रहे हैं, दिल्ली की उम्मीद है, तो वो कहाँ रहे हैं, हम जेल से ही सरकार चला। हाँ सही बात है। अच्छा तो बच्चों सब हिंदी में लिखा करो, इंग्लिश हिंदी खिचड़ी बनाते हो, मुझे पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हिंदी वाले आंसर हिंदी में लिखा करो, इंग्लिश वाले आंसर इंग्लिश में लिखा करो। तो अभी देखो ये तो है ही है कि, और कहा भी जाता है कि जब बिहार में तो ऐसा हुआ था, लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे, कई दिन तक तो जेल से सरकार चलाई थी। अब जेल से सरकार चलेगी दोस्तों, ये भी अपने आप में सुनने में अजीब सी बात है, लेकिन ये मॉरलिटी खिलाफ हो सकती है, लॉ के खिलाफ नहीं है। अब हमें जरा इक्वलिटी में दूसरी बात करते हैं। तो इक्वलिटी का पहला मतलब देखा हमने, और किसी बच्चे ने क्या पूछा, अगर राष्ट्रपति के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो किस पर मुकदमा चलेगा। एक बात याद रखिए बच्चों, राष्ट्रपति के गाड़ी में आपने कई बार देखा होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर की गाड़ी के बाहर लगा होता है, एम्बलम लगा होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट से प्रेसिडेंट के ड्राइवर को कोई एग्जम्पशन नहीं है, याद रखना। प्रेसिडेंट के ड्राइवर को, गवर्नर के ड्राइवर को कोई एग्जम्पशन नहीं है। इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नॉट फॉर द ड्राइवर्स। अब आप देखो, अब जरा देखें, अब इक्वलिटी के बाद को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। इक्वलिटी का भी हम देख लिया, एक्सेप्शन में देखा। अब इक्वलिटी के बाद को, इक्वलिटी का पहला मतलब हमने क्या समझा, इक्वल ट्रीटमेंट। अब मान लो कि, अच्छा हम पिछली बात को ही बता दें आपको, इक्वलिटी का पहला मतलब हमने क्या देखा, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब हमने देख लिया। और आप याद रखो आर्टिकल 14 में यही लिखा गया है, देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, इससे और समझ में आ जाती है। इसका मतलब एक तरफ एक आर्टिकल है 14, एक तरफ, अच्छा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ केवल एक आर्टिकल है
दूसरी तरफ ये मोर देन 100,000 एक्ट है। एक यानी एक फंडामेंटल राइट इतने एक्ट पर भारी है। दिस इज रीजन इट इज फंडामेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तब इससे समझ में आता है फंडामेंटल फंडामेंटल क्यों है। इसका मतलब है एक आर्टिकल 1000 कानून पर भारी है। इस वजह से फंडामेंटल आर्टिकल 14 को ये मत समझो कि आर्टिकल 14 है तो आर्टिकल 14 में जो लिखा है वो फंडामेंटल राइट है। नहीं नहीं, दैट इज अ पॉइंट कि हमने आपको बताया था फंडामेंटल राइट इज ए स्पीड ब्रेकर। फंडामेंटल राइट क्या करता है, सरकार को लिमिट कर देता है, पार्लियामेंट को लिमिट कर देता है। फंडामेंटल राइट सरकार को लिमिट करता है, फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के पावर को लिमिट कर देता है, तभी तो फंडामेंटल है बच्चों। इसलिए भी देखो जरा सो, एक तरफ 1000 कानून, इसका मतलब है आर्टिकल 14 का होना, फंडामेंटल राइट का होना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी वो पहला उसका टेस्टिंग किस बात से होगा, 14 से। अगर 14 खिलाफ है तो खल्लास, समाप्त। तब 14 के खिलाफ है तो खल्लास। तो ये बात ध्यान में रखने की है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा कि प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट तो लग सकता है। अरे भाई, इम्पीचमेंट तो लगेगा ही लगेगा। इम्पीचमेंट से कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो कोई भगवान थोड़े है, और न ही वो कोई घर का मुखिया है। तो ये देखिए प्रेसिडेंट, अब मान लो कि इस बात तो ठीक है कि ये हो गया आपका इक्वलिटी का पहला मतलब। अब इक्वलिटी का थोड़ा हम दूसरा मतलब देखें। इक्वलिटी का जरा थोड़ा और विस्तार करें। किसके साथ इक्वलिटी रहेगी, किसके साथ इक्वलिटी नहीं रहेगी। अब जरा ध्यान से देखने की बात है, इक्वलिटी के साथ क्या चल सकता है और इक्वलिटी के साथ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखोगे दोस्तों, इक्वलिटी का साथ अगर समान व्यवहार होगा, समान व्यवहार में एक समस्या है। देखो मान ले हमने पहला क्या समझा, इक्वलिटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। अगर हमने इक्वलिटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट रखा, तो देखो बच्चों यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जरा देख लो, पर्सन ए, अब पर्सन ए है वो है प्रोफेसर, पर्सन बी है अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, एक जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति है, एक जनजाति शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब है। एक है बच्चा, एक है चाइल्ड यानी एक बालक है, एक बालक है जिसकी एज 10 ईयर्स है। एक पर्सन है शेड्यूल ट्राइब का, एक पर्सन है नॉलेजेबल है, प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो डू यू एग्री दैट दिस दे मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। तो क्या ऐसा है उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। अब आप कहोगे क्या बच्चे पे भी वही कानून लागू करें। मान लो कि बच्चे ने किसी को पीट दिया, 10 साल के बच्चे ने किसी को बैट से मार दिया, आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था सबके साथ ये कानून। अगर हम ये आर्टिकल 14 का पहला मतलब देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, तो सवाल ये है कि फिर तो सब एक ही लॉ के लिए, सबके ऊपर एक लॉ होगा। अब इसका मतलब है कि मान लो कि फिर तो पुरुष और महिला के लिए भी एक लॉ होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ अमेरिका को फॉलो किया है। जब हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, तब तो स्वाभाविक तौर पर हमने किस बात को फॉलो किया, ब्रिटिश लॉ को। जब हमने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए दोस्तों जरा सोच के देखो कि हम क्या करेंगे। हमें किसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चे के प्रोटेक्शन। भाई जो संरक्षण किसका किया जाएगा, जो गरीब है, जो वंचित है, उसी का प्रोटेक्शन तो होगा। जो गरीब है, जो वंचित है, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अब उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, सरकार करेगी, लॉ करेगी। हमारे यहाँ देखो बच्चों हर काम लॉ से होता है, इसीलिए एक प्रोटेक्शन करे कौन, संसद विधि बनाएगी, कार्यपालिका कोई नीति बनाएगी। अब पार्लियामेंट ने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इनके पार्लियामेंट लॉ बना दिया। अब इस लॉ से इनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा।
संरक्षित किया जाएगा। अब जरा सोच के देखो, आप कहोगे सर ये बताओ, आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो या डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो? तो सच में हम तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून, ये तो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अगर सोच के देखो, यहाँ पे तो हम समानता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये बताओ, इक्वलिटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा? उत्तर है होगा, क्योंकि दोस्तों काम काम ये है, इन तीनों की कंडीशंस अलग अलग है। इसलिए आप याद रखना, इक्वल ट्रीटमेंट का मामला ऐसा होगा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेरे नगरी चौपट राजा। इस वजह से हमने, हमारे संविधान ने कहा देयर शेल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दो वर्ड लिखा है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये मामला है सबके लिए एक जैसा कानून। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी सबको एक समान संरक्षण मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। तो प्रोटेक्शन के लिए, हमने प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए सबको कानून कहाँ बनाया? तो प्रोटेक्शन देखो, विधि का समान संरक्षण, ये कैसे होगा? तो आर्टिकल 14 में फिर क्या बात लिखी गई है? पहला है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब मैंने बता दिया, समान व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं, ये तो ठीक बात है। दूसरा हम कौन सा वर्ड है? विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन करेगा कौन? ये इक्वल प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो राज्य करेगा। कैसे करेगा? विधि के निर्माण के द्वारा करेगा, पॉलिसी के द्वारा करेगा। तो आप कहें कुछ एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, ये स्टेट करेगा, लॉ बनाया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? आप देखो दोस्तों, महिलाओं के संरक्षण के लिए हमने क्या बनाया? घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम है, और घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम महिलाओं को संरक्षित करता है, पुरुषों को नहीं। इसका मतलब है कि महिलाओं के पक्ष में बनाया गया कानून है, महिलाओं के लिए भेदभाव करता है। ये महिलाओं के लिए भेदभाव क्यों करता है? क्योंकि क्योंकि अगर अगर कोई पति पत्नी को पीट दे तो जेल जाएगा इस कानून के हिसाब से, लेकिन पत्नी पति को पीटे कुछ नहीं होगा। बात ध्यान रखने की है, पति ने पत्नी को पीट दिया जेल जाएगा, पत्नी पति को पीटे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हकीकत की बात यह है दोस्तों, हमारे यहाँ विमेन्स इतनी पावरफुल नहीं है कि दे आर क्राइंग ओवर द मैन, सो दे आर अनेबल टू बीट द हस्बैंड। वो हस्बैंड को मारने पीटने की प्रोटेक्शन ही तो है। इसका मतलब हमने यहाँ प्रोटेक्शन दे रखा है। दूसरा प्रोटेक्शन किसको दे रखा है? अनुसूचित जाति जनजाति को, SC ST को। अब देखोगे कौन सा एक्ट हमने बना रखा है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST एक्ट। अब देखो फिर ये भी संरक्षण दे रहा है। इसका मतलब हमारे देश में सभी कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, क्योंकि हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि वंचित वर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को प्रोटेक्ट करे। और महिलाओं को, वंचित वर्गों को प्रोटेक्ट क्यों करे? क्योंकि उनकी स्थिति समान नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इसी को हम इक्विटी कहते हैं, इक्वलिटी नहीं। यानी समान परिस्थितियों में समानता, यानी इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस। इसलिए अगर उड़ीसा में 2 शेड्यूल ट्राइब के लोग रह रहे हैं तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सर्कमस्टांसेस एक है। लेकिन एक आदमी उड़ीसा का है
और एक आदमी दिल्ली का है तो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, परिस्थितियां अलग अलग है। और परिस्थितियां अलग अलग हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसलिए बच्चों आपको याद दिला दें, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, ये सब ऐसे एक्ट हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं जुवेनाइल एक्ट, क्योंकि हमें वंचित वर्गों को संरक्षण करना है। कैसे? अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट में क्या है, अगर SC/ST व्यक्ति के किसी समुदाय किसी व्यक्ति ने कह दिया उसके साथ छुआछूत हुआ है, उसकी प्रताड़ना हुई है, अगला आदमी जेल जाएगा, दूसरा है कहे नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है दैट इज मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। और इसलिए देखो, हमारा 18 साल कोई कम बच्चा उम्र का बच्चा है, अगर वो क्राइम करता है तो सेम लॉ विल नॉट अप्लाई ओवर द चाइल्ड, उसके ऊपर वो कानून अप्लाई नहीं होगा जो नॉर्मली और लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। इसलिए बच्चों देखो, हमारे यहाँ अलग अलग कानून है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन, विभेद हो सकता है, बट इट मस्ट बी लॉजिकल, रीजनेबल, दैट इज अ कंटिन्यूअसली चेक बाय सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट। सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। और भाई पार्लियामेंट करेगी तो हो सकता है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कर दे। इसलिए बच्चों, अब सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं का प्रवेश नहीं है, दैट इज इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है, दैट इज लॉजिकल। महिलाओं के लिए कोई काम चल रहा है, दैट लॉजिकल, रीजनेबल। और कई पॉलिसी ऐसी होती है, देखो जैसे कि हमारे यहाँ अगर पुलिस में, आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए थोड़ा हाइट कम कर दो, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड दैट इज इक्विटी, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज अ इक्विटी, नॉट इक्वलिटी, दैट इज पॉइंट। इक्वलिटी ये बात हमने अमेरिका से ली है, इसलिए अब देखोगे हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर ये बात न होती तो रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे भी, हमारे यहाँ रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है जिससे हम समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में ला सकें। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर ये बताओ कि ठीक है, इनको हमने संरक्षण दे दिया, ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगे, तो हाँ, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ हमने इक्वलिटी का मतलब क्या माना? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरी तरफ इक्वलिटी का मतलब माना क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो समान परिस्थितियां किसके बीच में है? मेल के बीच में। मेल फीमेल के बीच में अनइक्वल कंडीशन, इक्वल कंडीशन किसके बीच में है? बॉयज के बीच में, गर्ल्स बॉयज के बीच में नहीं। इक्वल कंडीशन किसके बीच में है? कि जो अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं, जो गांव में और शहरों में रह रहे हैं, उनके बीच अनइक्वल कंडीशन है। इसलिए हम अलग कानून बनाएंगे कि ये समानता का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन बच्चों, कानून लॉजिकल होना चाहिए। अगर मान लो हम भेदभाव कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या होना चाहिए? राज्य अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी बेस? दैट शुड बी रीजनेबल, दैट शुड बी लॉजिकल। तो लॉजिकल कैसा होना चाहिए? भौगोलिक आधार पर। इसका मतलब है पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो लॉजिकल है, ज्योग्राफिकल है। प्रोफेशन के आधार पे, अब सैनिकों को शराब मिलती है, टीचर डॉक्टर को नहीं मिलती, ये प्रोफेशन के आधार पे है। उनको भी हम एक जैसा ट्रीट नहीं करते। कई बार सोशल बेस पे, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये ज्योग्राफिकल बेस पे हो सकता है, प्रोफेशन पे हो सकता है, सोशल बेस पे हो सकता है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का फायदा मिल सकता है। और डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों, ये देखो, ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेशन पहले नहीं हुआ है, पहले भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पहले डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट ने, अपर क्लास ने लोअर क्लास के साथ किया है। अभी क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट या क्लास के फेवर में हो रहा है, एंड दैट इज डिफरेंट।
डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने रिवेंज लेने के लिए हो रहा है कि पहले पुरुषों ने विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन किया तो अब विमेंस भी पुरुषों करेंगे। दैट इज नॉट पर्पज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज एन आई फॉर आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन? एवरी पर्सन शुड कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। सबको हम समाज के मुख्य धारा में लाएं, इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। लेकिन आप फिर पूछोगे सर ये बताओ, क्या इक्वल ट्रीटमेंट, क्या समानता, क्या समानता के साथ स्पेशलाइजेशन चल सकता है? क्या समानता के साथ कंपटीशन चल सकता है? समानता और कंपटीशन क्या एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है? आंसर इज नो, बिकॉज वी कैन हैव कंपटीशन विथ इक्वलिटी। अब देखो प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा, तो समानता का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि हम ओलंपिक में किसी गोल्ड मेडल लेने ही न दे। समानता का ये थोड़ी मतलब होता है कि वर्ल्ड कप कोई विनर नहीं होगा। वर्ल्ड कप का विनर होना समानता खिलाफ नहीं है, बशर्ते वो विनर होने के लिए सबको एलिजिबिलिटी दे दी गई। अब मान लो कि इंडिया सारे मैच जीता जा रहा है तो भाई रिवार्ड तो मिलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति टॉप कर रहा है तो रिवार्ड तो मिलना चाहिए। इक्वलिटी के नाम पे हम कह देना ना भाई सबको एक जैसे मार्क्स, सबको एक जैसे कपड़े, यानी जितनी टीम ने वर्ल्ड कप में खेला सबको एक जैसा कप, न कोई विनर न कोई पीछे। समानता का मतलब नहीं होता। समानता में कंपटीशन रखेंगे, दैट इज द पॉइंट। इक्वलिटी इज मोर नोन एज ए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समानता का मतलब क्या होता है? अवसर की समानता। इक्वलिटी इज मोर नोन एज ए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता, परिस्थितियों की समानता नहीं। यानी हम ये दावा नहीं करते कि हम सबको सिविल सर्वेंट बना देंगे। भाई सरकार कहती है एवरीवन इज एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पेपर सबको एक जैसा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ओनली यू विल डिसाइड दैट वेदर यू आर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन और नॉट। आप ही तय करोगे एग्जाम पास कर रहे हो कि नहीं पर पास कर रहे हो। अवसर की समानता, अवसर सबको दिया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट इक्वलिटी एट ऑल। अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप सभी को वर्ल्ड कप जीतने का अपॉर्चुनिटी सभी की टीम के साथ है। दैट इज लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के साथ है, सबको इतने मैच खिलाए जा रहे हैं, सबके लिए वही कंडीशन है। अब उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा तो होगा ही होगा। इक्वलिटी में हम ये कभी नहीं कहते कि अर्थमेटिकल इक्वलिटी होगी, टकासर भाजा टकासर घाजी और अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन ये बात अब याद रखने की है कि हम इक्वलिटी का मतलब क्या समझेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट, दैट इज नैरोअर मीनिंग। तो हम पूरा कंक्लूजन में आर्टिकल 14 का, अभी तक हमने यही बात कह दी, आर्टिकल 14 कंक्लूजन कर देखें। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स, लिटरल मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज सबसे सिंपल मतलब इक्वलिटी क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट सबसे सिंपल मतलब है। उसके फिर और थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि केवल इक्वल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि ये भी होगा अवसर की समानता और समान परिस्थितियों में समानता और असमान परिस्थितियों में असमानता। ये इक्वलिटी का सारांश है। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ आर्टिकल 14, 15, 16 में इक्वलिटी की बात की गई है, 17, 18 में अनटचेबिलिटी और प्रिविलेज को हटाने की बात की गई है। और इसलिए आप देखोगे कोई भी लॉ हमारे यहाँ बनेगा, फर्स्ट इट विल बी टेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14। इसलिए ये बात 14 में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज पॉइंट, आर्टिकल 14 इज अ फंडामेंटल एमोंग द फंडामेंटल। कोई भी बात होती है आर्टिकल 14 का मामला उसमें जाएगा ही जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, समानता की बात हो गई। एंड बाय नेक्स्ट तो कल हम देखेंगे कि आर्टिकल 15, 16 या समानता के और डायमेंशन क्या है, समानता के और डायमेंशन क्या है। आज हमने केवल देखा ये आर्टिकल 14 में लिखी गई है बात। आज के लिए इतना है, धन्यवाद दोस्तों।